नमस्कार। एन एपल ए डे के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर राजेश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हम चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर भरत रावत, जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और बहुत सीनियर और उनको इसमें विशेषज्ञता हासिल है। आज के एपिसोड में हम इस बारे में चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर किन्हें होता है, क्यों होता है और यदि हो जाए तो हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या इलाज लेना है और क्या ये हमारे साथ जीवन भर चलेगा और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है उन्हें बाकी अंग क्यों और कैसे खराब होते हैं और उनसे बचने के लिए क्या किया जाए। हमारे साथ बने रहिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। 1, 2, 3, 4. नमस्कार। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर भरत रावत, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, जो अपनी सेवाएं देश ही नहीं विदेश में भी दे चुके हैं। नेपाल में आप रहे काफ़ी साल। कितने साल नेपाल में थे? 18 साल। 18 साल। तो वहाँ की बीमारियां हमारी बीमारियां जैसी ही रही होंगी एशियन कंट्री होने के कारण? हाँ बिल्कुल, कोई डिफरेंट नहीं था। कुछ खास अंतर नहीं है। और इंडिया वापस आए आपको कितने साल हो गए? 8 साल। ओके, सो 8 साल से इंदौर ही हैं और केवल अच्छे चिकित्सक ही नहीं, एक इतने फिलोसोफर, गाइड और इतनी किताबें पढ़ते हैं और किताबों का विश्लेषण, मतलब मैं विश्लेषक कहूँगा कि लोगों की फिलॉसफी का विश्लेषण करके उसे कैसे आम जनता के लिए समझने लायक बनाया जाए। क्या आप हाँ इस तरह का मैं कह सकता हूँ आपका विश्लेषण का? हाँ डॉक्टर जैन, मेरा ये रहता है कि मैं प्रेरणा दूँ कि हम अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के कुछ सिंपल नुस्खे अपना सकते हैं और आवश्यकता से कम भी उपचार ना करें और आवश्यकता से अधिक उपचार। सो ब्लड प्रेशर के बाद बात करें रक्तचाप, तो उसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ब्लड प्रेशर मतलब ज़्यादा प्रेशर ब्लड का ब्लड वेसल्स में। तो ये कैसे हो जाता है और किनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है? डॉक्टर जैन, ये आप देखें कि वास्तव में ये आपने इतना अच्छा विषय लिया है। इस वक्त अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे ज़्यादा कॉमन या मोस्ट प्रिवलेंट डिसीज़ क्या है, तो उसका उत्तर होगा उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। जो बीमारी करीब करीब 1/3 वयस्क लोगों में पाई जाए, उससे ज़्यादा अधिक प्रचलित या प्रिवलेंट बीमारी और दूसरी कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे शायद प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ आएगा, जो करीब 20% लोगों को होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये पहले उम्र दराज के व्यक्तियों में पाई जाती थी। 50 साल 60 साल के बाद ऐसे सोचते थे कि ब्लड प्रेशर है। आजकल हम लोग 30 वर्ष की उम्र के में ही बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर के बीमारी के रूप में देखते हैं और बेसिकली इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया है और लोग बात चेक भी नहीं कराते। लोग कहते हैं जी मैं ठीक ही हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर से कोई तकलीफ नहीं होती, पर वो अंदर ही अंदर आपको तकलीफ पैदा करना शुरू कर देता है और जब वो तकलीफ स्पष्ट दिखने लग जाए तब तक तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये न माने कि मैं ठीक हूँ जब तक कि आपने चेक न करा लिया और नॉर्मल ना हो। हाँ, और बार बार चेक करें। हाँ, क्योंकि आज नॉर्मल है तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद फिर बढ़ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे बहुत खुशी है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा करें। तो ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? मतलब एक तो जेनेटिक हम समझते हैं कि जो हमको पूर्वजों से या अनुषांगिक अनुवांशिक हमारे पास आता है, और दूसरे और क्या प्रकार होते हैं? तो उनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब ये हुआ कि आपको उच्च रक्तचाप है, उसका कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। ओके। जैसे कि आपने कहा जेनेटिक हो सकता है, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप किसी और रोग का एक मैनिफेस्टेशन है। तो उसमें किडनी में
तकलीफ हो सकती है, उसमें थायराइड की या किसी और हार्मोन्स की तकलीफ हो सकती है, उसमें कई बार कुछ दवाइयों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसमें कुछ ऐसी दूसरे तरह की बीमारियां होती है जिसमें कि खून की नलियों में रुकावट हो जाए, जैसे कि टाकायासुस आर्थराइटिस या किसी और तरह की रुकावट धमनियों में हो और उससे ऊपर वाले भाग का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। तो प्राय 90% मरीज जो होते हैं उनको कारण स्पष्ट नहीं होता और कुछ लोगों को कारण स्पष्ट होते हैं। अभी जो लेटेस्ट पिछले 5-10 वर्षों में एक नई गाइडलाइंस के रूप में जो एक महत्वपूर्ण कारण सामने आया है ब्लड प्रेशर का, जो पहले जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, और वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओके, तो ओए से आज नींद के अंदर खर्राटे लेते हुए जो चोकिंग हो जाती है, तो अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक अलग से एक गाइडलाइंस डाली है कि जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो आप ये ना भूल जाएं कि स्लीप एपनिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो कि उच्च रक्तचाप को पैदा कर सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर आप उसका उचित इलाज न करें। तो ये कोई ऑर्गन, जैसे ब्लड प्रेशर तो प्रेशर बनाता है पंप, हार्ट एक पंप है, तो क्या हार्ट के ज़्यादा काम करने से ब्लड प्रेशर हो जाता है या किडनी के प्रॉब्लम होने से बैक प्रेशर से ब्लड प्रेशर होता है कि हार्मोनल है, ये किस तरह की बीमारी? तो ये उच्च रक्तचाप जो है वो हमारी धमनियों के रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से है। ओके, तो ये ब्लड हार्ट के पंपिंग की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। तो जब हमारी धमनियों में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जब वो ज़्यादा कड़क हो जाती है और वो रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो ब्लड प्रेशर की मात्रा ऊपर होने लग जाती है। इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। पहले कुछ लोग मानते थे कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। और अब हम स्पष्टतः जानते हैं कि दोनों ब्लड प्रेशर बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिस्टोलिक वाला हो उसको भी कंट्रोल रखना है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना है। तो दोनों ब्लड प्रेशर को हमको 120/80 इस नंबर के जितना नज़दीक रख, फिर भी हाईएस्ट लिमिट क्या नॉर्मल में गिनी जाती है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के द्वारा अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120/80, ऊपर वाला 120 से कम है और नीचे वाला 80 से कम है, तो ये पूरा नॉर्मल है। 120 से करीब 140 के बीच के अंदर और 80 से 90 के बीच में इसको हम प्राय प्री हाइपरटेंशन या बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर की संज्ञा देते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती है और आप कुछ हफ्तों महीनों तक अपनी जीवन शैली को ठीक रखकर इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 140/90 को क्रॉस करने लग जाए और आपके 1-2 महीने के प्रयासों के बावजूद भी ब्लड प्रेशर की जो संख्या है वो 140/90 से कम ना हो, तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह करके आपको उसका उचित इलाज करना चाहिए और अगर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी गई है तो उसे स्वीकार करके दवाइयाँ लेना चाहिए। ये कैसे किसी को पता लगे कि मुझे हो सकता है? साइलेंट किलर तो है, सामान्यतः कोई सिम्टम नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, पर फिर भी क्या आरंभिक तकलीफें महसूस हो सकती है? तो कुछ लोगों को सिर में भारीपन होता है और ये सिर का भारीपन प्राय पीछे वाले भाग में होता है। इसको हम नेप या गले का पीछे वाला भाग और सिर का नीचे वाला भाग कहते हैं। तो यहाँ पर भारी होना, कभी कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को आंखों में तकलीफ होने शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को उल्टी जैसा जी हो सकता है। और जैसे कि हमने कहा कि इस तरह का कोई लक्षण हो या न भी हो तो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष में 2-3 बार तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर से नापे, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी। तो अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर रहा है, यदि आपको कुछ सिर दर्द, चक्कर, अनइजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस की तकलीफ लगने लगे, तो आपको जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। वो अर्ली ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। और इसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक घर में एक ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन, जो आजकल बहुत आराम से सब जगह मिलती है और वो प्राय ठीक होती है, वो हमें अपने घरों में रखना चाहिए। प्रत्येक घर में 1,500-2 हज़ार रुपये की एक सिंपल सी मशीन आती है। हर घर के अंदर एक वर्किंग बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चूंकि कई प्रकार के होते हैं और कैलिब्रेटेड ना हो, तो उन बीपी इंस्ट्रूमेंट को अपने डॉक्टर या किसी ऑथेंटिक जगह से कैलिब्रेशन करा लें, मतलब उससे ले, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर चेक करता है मर्क्यूरी वाला या एनेरॉइड से,
उससे उसको देख लें कि वो रीडिंग बराबर दे रही है कि नहीं, और ऐसा हर 3-4 महीने में उसको चेक कर लिया करें कि वो सही रीडिंग दे रहा है। नहीं तो कई बार रीडिंग वो सही नहीं देता है और हम उसी को सही मानते रहते हैं और नॉर्मल मानते आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जैन, क्योंकि जब भी मैं अपने खुद मरीजों से कहता हूँ कि आप वर्ष में मुझे 2 बार आके दिखाते हैं, तो जब आप आए तो अपने बीपी इंस्ट्रूमेंट साथ में ले आए हैं। बिल्कुल। और मुझे उसको चेक, आपको भी चेक कर लूँ और आपके भी ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर। और ये भी हमको समझना है कि ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है हाँ, वो प्रायः अब हम लोग सब इस चीज़ को मान चुके हैं कि डॉक्टर की क्लिनिक से बेहतर आपका घर का बीपी जो रीडिंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने घर का जो ब्लड प्रेशर का जो चार्ट है वो आप अवश्य अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अस्पताल में आने से बीपी बढ़ जाता है के साथ, और वो ठीक नहीं होता है। और इसके अलावा भी कई कुछ बेसिक उसके नियम है ये ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाए। इतनी देर आराम करके, रिलैक्स होके, लेट के। हाँ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें कुछ इस तरह की हैं। एक तो ये कि जब आप ब्लड प्रेशर लेने बैठे तो आपको बैठे हुए अवस्था में ब्लड प्रेशर चेक कराना है। आपकी पीठ पे एक बैकरेस्ट होना चाहिए, तो पीठ को टिका कर बैठे। आप पिछले आधे घंटे में 1 घंटे में आपने चाय कॉफ़ी का नहीं लिया हुआ है, आपने स्मोकिंग नहीं करी है, आपको पेशाब आ रही थी तो आप पेशाब करके आ चुके हैं, आप पिछले आधे घंटे में आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं करी है, 5-1 मिनट आप करीब रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स, शांति। अब आपने अपने हाथ के नीचे एक आधी तकिया रखा है जिसको टेबल पे रखा है आपने सपोर्ट करके, तो ये हाथ जो है वो आपके करीब करीब दिल के लेवल पे के आसपास पहुंच चुका है। अब आपने बीपी का कफ जब यहाँ पे बांधा है तो उसको इतना टाइट बांधना है कि उसके नीचे से 1 उंगली जाए तो ठीक है, 2 उंगली चली जाए तो वो लूज है, और 1 भी ना जाए तो वो बहुत टाइट है। तो 1 उंगली जाना चाहिए, इतना टाइट करें। ये आपकी कोहनी से करीब 1 इंच ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर तक इसका नीचे वाला भाग रहे। इसको इस तरह से आपको वो करके रखना है, हथेली आसमान की ओर रहे, ऐसे ना रहे, इस तरह से रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी पहली रीडिंग हमेशा गलत होती है, तो आपको दूसरी या तीसरी रीडिंग चेक करना है। पहली रीडिंग को डिस्कार्ड कर देना है और दूसरी रीडिंग या तीसरी रीडिंग को सही माने। कुछ लोग दूसरी और तीसरी का एवरेज निकालने की बात करते हैं। तो जितनी भी अब इंटरनेशनल स्टडीज़ हो रही हैं पिछले करीब 15-20 वर्षों में, उन सब में ये सारी गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। वो डॉक्टर के क्लिनिक में बीपी नहीं चेक किया जाता है, एक नर्स या कोई पैरामेडिकल स्टाफ एक सेपरेट रूम में, अलग कमरा होता है बीपी चेक करने का, वहाँ पर बैठा कर बीपी चेक किया जाता है। शुरू में दोनों हाथों में बीपी चेक करें और जिस हाथ में अधिक है उसको सही माने और आगे से उसी हाथ में देखें, हमेशा। तो प्राय राइट हैंड में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का लेफ्ट में भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि किसी मरीज़ का भी अगर हम बीपी चेक करते हैं जैसे अस्पतालों में, तो हम नर्सेज को कहते हैं कि पहली बार आप आईसीयू में अगर कोई मरीज़ है तो दोनों हाथों में चेक करें, और जिसमें ज़्यादा है उसमें मार्क लगा दें या हैंडओवर में दें कि अब इस मरीज़ का आगे से हर व्यक्ति इसी तरफ मेजर करे। तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरा कौन से हाथ में ब्लड प्रेशर अधिक आता है, तो जब भी उसका बीपी चेक हो तो वो उसी हाथ में चेक। तो ये कुछ सामान्य दर्द। तो ब्लड प्रेशर वैसे डायनामिक रीडिंग होती है, तो कई बार स्ट्रेस में या कोई एंजाइटी में या कोई अचानक कुछ हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो वो भी बीमारी कहलाता है कि इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना? तो लार्जली इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना। अब अगर वो सस्टेन रहे और अगर आपकी जो एंजाइटी लेवल है वो आप कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहे, सस्टेन रहेगी तो वो आगे जाके बीमारी में परिवर्तित हो सकती है। तो ऐसे क्या एसोसिएटेड चीज़ें हैं जिनसे आपको ब्लड प्रेशर जल्दी होने की संभावना है? जैसे स्ट्रेस हो गया, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। सबसे महत्वपूर्ण अपना वजन का ध्यान रखें। ओवरवेट व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप अधिक होता ही है। दूसरा है मदिरा का, मतलब अल्कोहल का इंटेक, ज़्यादा नमक से भरी हुई चीज़ें, भरपूर सेव नमकीन, जैसे हम इंदौरी लोग हैं, हम तो सेव की सब्जी भी खाना, तो सेव नमकीन, अचार, पापड़, इनका अधिक सेवन करना। रात को जैसे मैंने बताया खर्राटों का आना, तो जितनी भी अगर यहाँ पर श्रीमतियाँ हैं, वाइफ्स हैं जो नोट करती हैं कि उनके हस्बैंड के जो खर्राटे हैं वो रुक रुक के आ रहे हैं और उसमें चोकिंग हो रहा है, तो ये एक कभी तेज फिर धीरे हो जाए और पॉज, तेज और धीरे हो जाए और पॉज जाए, 5 से 10 स्लीप एपनिया का इंडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर में को बढ़ा सकता। बिल्कुल, तो इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। चोकिंग हो जाती है 5 से 10 सेकंड के बीच में।
इस तरह से आवाज़, और इसका नींद की जांच अथवा स्लीप स्टडी के द्वारा पता पड़ जाता है। और अगर ऐसी समस्या है तो 60-70 हज़ार रुपये की एक मशीन आती है जिसको सीपैप या बाईपैप कहते हैं, वो लगाकर रात को सोया जाए तो पूरा जीवन उस मरीज का बदल सकता है। बहुत सारे मरीज स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन और सडन डेथ से बच सकते हैं अगर वो स्लीप एपनिया का ध्यान रखें। कुछ मरीजों को, करीब 20% मरीजों को ENT की किसी सर्जरी के द्वारा भी स्लीप एपनिया से निजात पाई जा सकती है। लेकिन अधिकतर मरीजों को अगर वो शाम का खाना जल्दी खाएं, मदिरापान न करें, अपना वजन कम करने का प्रयास करें, तो उससे उनको स्लीप एपनिया की संभावना कम हो जाती है। जिन लोगों की गर्दन छोटी होती है और थोड़े मोटे होते हैं, इन लोगों को स्लीप एपनिया की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत सारे मरीज हाईवे पे ड्राइव करते हुए सो जाते हैं, ये भी स्लीप एपनिया का एक, वो रात को नींद बराबर नहीं आती तो उसका इफेक्ट दिन में आता। तो और उससे एक्सीडेंट। हाँ, मतलब अगर रात में खर्राटे का न भी पता लग रहा हो, अगर कोई दिन में बैठे बैठे सो रहा है तो उसको भी ध्यान देना। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर आपको दोपहर में खाना खाने के बाद बैठे बैठे आपको झपकी सी लगती है तो आपको जागरूक हो जाना चाहिए कि ये कहीं से कुछ हो सकता है। तो अब ये बीमारी का पता लग गया, अब मुझे लगता है कि मैं ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन है, 145-50 है, 90-92-95 है, ये तो टेंशन में था, बढ़ गया। डॉक्टर कहते हैं गोली चालू कर दी जाए। तो गोली कब चालू करना चाहिए, या उसके चालू करने के पहले क्या कोई टाइम दिया जा सकता है जिसमें उसको कम करने की कोशिश की जाए? तो ये आपने सही कहा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग राय देखते हैं कि क्या आपके दूसरे शरीर के अंग प्रभावित हुए। तो अगर किसी को आँखों में तकलीफ होने शुरू हो गई है, किसी को ब्रेन में या हार्ट में तकलीफ हो गई है, तो या डायबिटीज़ है, तो ऐसे मरीजों में थ्रेशोल्ड थोड़ा कम होता है। तो ऐसे मरीजों में आप बहुत देर तक वेट नहीं करना चाहिए और जल्दी दवाई शुरू करने की अपने डॉक्टर की हिदायत मानना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और आपके शरीर के बाकी के अंगों की जांच हो चुकी है और उसमें कोई खराबी नहीं आई, इसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह करके और करीब 6 से 8 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रयासों के द्वारा, जो कि है शाम का खाना जल्दी खाना, रात को जल्दी सोना, मदिरापान नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसे, खुश रहें, स्ट्रेस में, तनाव में ना रहे, तो इस तरह के अगर आपने कुछ नुस्खे लिए और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रहने लग जाए, खास तौर से घर पे लिया हुआ, और ऐसा कई बार कई दिनों तक लगातार रहे, बिल्कुल, तो फिर आप अपने, पर बेसिक बात आपने को ये समझना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि मरीज़ को अपने डॉक्टर की बात मानना है, जो कि कई बार थोड़ी कड़वी लग सकती है, थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने निर्णय लिया है कि आप दवाई शुरू करें तो आपको शुरू कर देना चाहिए। और ये बात न सोचे कि दवाई शुरू कर दी है तो ये जीवन पर्यंत आपको लेना पड़ेगा। ये इस बात के कम से कम 25% मरीज ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब एक बार चालू की तो जीवन भर लेना पड़े, हाँ, लेना पड़ सकती है, लेकिन 25% मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी कि हम कम कर सकते हैं और कुछ बार छूट भी जाती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके शरीर में किन कारणों से वो पैदा हुई थी और आप कितनी ऊर्जा के साथ अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। तो दवाई कम हो सकती है और दवाई छूट सकती है। तो ये ना सोचे कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो जीवन भर लेना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। कौन सी दवा लेनी, ये तो खैर डॉक्टर आपके बाकी पैरामीटर्स को देख के तय करते हैं, वो दवा लें। पर एक सवाल कॉमन मरीज सोचते हैं कि दवा दिन के किस समय लेना चाहिए, ये अगर वो दिन में एक बार की है। ये दवा, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्राय हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो मॉर्निंग टाइम है, सवेर का जो समय है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ, हमारा ब्लड प्रेशर अधिकतर सवेरे ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, और इसी वजह से स्ट्रोक और हृदयघात के मरीज भी प्राय अर्ली मॉर्निंग के अंदर सवेरे 7-8 बजे से लेकर 11-12 बजे के आसपास तक मैक्सिमम होते हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि सुबह उठते ही आपको ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेना चाहिए। मैं प्राय अपने मरीजों से कहता हूँ कि खाली पेट ले लें तो भी चलेगा, और मेरी तो इच्छा होती है कि कई बार मैं कहूँ कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में ले लो, इस बहाने से कम वो सवेरे जल्दी उठता है। और यदि कोई सुबह न लेता हो, दोपहर शाम को भी ले, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको रोज उसी समय लेना है। ये एक दिन सुबह एक दिन शाम, ऐसे न करे, एक रिलेटिवली समय बांध के रखें। और अगर आपको 2 दवाइयों का ऑप्शन है
तो बेहतर ये होता है कि फिर एक दवा सवेरे लें और एक शाम को। तो उससे पूरा 24 घंटे का कवर हो जाता है। कई बार हम कॉम्बिनेशन दवाई देते हैं मरीजों को, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, विदेशों में कम होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन दवा है वो प्रायः मरीज के कॉम्प्लायंस को बढ़ाने के लिए दी जाती है ताकि वो भूल ना जाए। लेकिन अगर आप जागरूक व्यक्ति हैं और आपको तकलीफ नहीं है एक सुबह एक शाम में लेने की, तो आप अपने डॉक्टर से इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये कॉम्बिनेशन दवा है तो मुझे तकलीफ नहीं है कि मैं एक सवेरे लूँ और एक शाम को लूँ, तो फिर शायद आपका डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन दवा ना दे के एक सुबह और एक शाम को दे, जो कि उस कॉम्बिनेशन दवा से बेहतर है। पर उसमें फिर शर्त ये कि आप भूलें ना। कई ब्लड प्रेशर की गोलियों के बाद यूरिनेशन पेशाब ज़्यादा आती है कुछ घंटों तक, तो इसलिए भी अच्छा है कि वो सुबह लें, रात को लेंगे तो रात को बार बार ये बात सही है। और प्राय ये जो टेंडेंसी है पेशाब की, ये शुरू के कुछ दिनों या हफ्तों तक रहती है और हमेशा नहीं रहती है। तो ये तो आपका एक्सेसिव जब वाटर आपकी बॉडी से निकल जाता है तब आपकी बॉडी उसका यूज। पर कभी डाययूरेटिक भी होते हैं दवाओं में, पेशाब बढ़ाने की दवा, इसलिए सुबह लेना कुछ। तो मेडिकल दवाइयाँ और गोलियों के अलावा और क्या प्रिकॉशन या उनको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यह आपसे जुड़ा हुआ भी। हाँ, तो अगर आप डॉक्टर्स और दवाइयों से बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं, नज़दीकी बनाकर नहीं रखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझें। पहला तो इसका उत्तर यह है कि अगर आपको उच्च रक्तचाप की टेंडेंसी भी दिख गई है तो आप और जागरूक हो जाएं। इसको आप नेगेटिवली ना लें, इसको आप एक अच्छे तरीके से इसको स्वीकार करें। इसको आप डिनायल मोड में ना रहें कि नहीं मुझे तो नहीं है, ये तो आज ही हुआ है। इसको आप जागरूकता से लें, क्योंकि भगवान ने आपको एक मौका दिया है सुधरने का। बहुत सारे मरीजों को पता ही नहीं पड़ता है और वो सीधे इमरजेंसी रूम में जाके पहुंचते हैं। तो आप लकी है कि आपको पता पड़ गया है। इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको बाकी के दूसरे अंगों के भी तुरंत जांच कर लेना चाहिए कि क्या इसका असर मेरे किडनी पे तो नहीं पड़ा है, मेरे हार्ट का अभी लेवल कैसा है, मेरी ब्लड शुगर कैसी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है। तो इन चीज़ों से भी आप अब तुरंत जागरूक हो जाए ताकि कुछ और भी चीज़ें ना गड़बड़ हो रही हो। अब आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले अपने खाने पीने पे ध्यान दें और आप ये सोच लें कि मैं जीने के लिए खा रहा हूँ कि खाने के लिए जी रहा हूँ। तो आप अपनी जिम्मेदारी से देखें कि आप खाने में जो सामान्य नमक है वो लें, लेकिन जिन चीज़ों में नमक की मात्रा अधिक है, और ये प्रायः रेडीमेड फूड होते हैं जो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, आपके हाथ में ही नहीं है कितना नमक। हाँ, और ज़्यादा ही होता है। एग्जैक्टली, प्रिजर्वेटिव के रूप में हर चीज़ के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है ताकि वो चीज़ें प्रिजर्व रहे, पर वो आपकी बॉडी को प्रिजर्व नहीं रखती। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल डेफिनेटली इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। अल्कोहल लेने से आपकी नींद भी खराब होती है, आपके खर्राटों की संभावना भी बढ़ती है, आपका वजन भी बढ़ता है। तो और अल्कोहल के साथ जो भी आप स्नैक्स लेते हैं वो भी सब सॉल्ट रिच होता है। तो अल्कोहल की मात्रा आपको कम करना है। शाम का खाना और जल्दी कर दें, 1 घंटा, 8 बजे की जगह 7 बजे करने का प्रयास करें। सवेरे आप थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करें और करीब आधा से घंटे से 1 घंटा आप कुछ व्यायाम करें और प्राणायाम अवश्य करें। यदि आपने प्राणायाम करना अभी भी नहीं शुरू किया है तो किसी अच्छे व्यक्ति से अलग अलग तरह के प्राणायाम सीखें और प्राणायाम करें, और उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करने का प्रयास करें। दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंसें और छोटी छोटी बातों से अपना मन न दुखाएं। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हो सकती हैं जो आपको मदद करें। और जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, घर पे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट रखें और हफ्ते में 2-4 बार बीपी चेक करें, दिन में 4 बार ना चेक करें। ये भी ना हो जाए कि आप दिन में 4 बार बीपी चेक कर करके अपना ब्लड प्रेशर और घर वालों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना शुरू कर दें। अपने एक डॉक्टर पे विश्वास रखें और डॉक्टर से बीच बीच में जाके मिले, बजाय कि आप गूगल करके या फ़ोन करके या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मदद लें। बेहतर ये है कि अपने जो भी डॉक्टर से आप संपर्क में हैं उनसे नियमित मिलें, उनसे चर्चा करें। किसी दवाई के साइड इफेक्ट भी अगर हो रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह करें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे पैरों में सूजन आ गई, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे आपको अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है, तो किसी दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे गले में खराश हो जाती है, खांसी आने लग जाती है। तो इस तरह का अगर कोई आपको लक्षण हो रहा है तो बजाय कि आप खुद अपनी दवाई का डोज कम ज़्यादा करें, बेहतर है अपने डॉक्टर से। कितना एग्रेसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कार्डियो ट्रेनिंग, कार्डियो वगैरह, क्योंकि ब्लड प्रेशर कार्डियो में बढ़ेगा
तो कई लोग तो ये कहते हैं मरीज की सर मुझे तो ब्लड प्रेशर है तो मैं एग्रेसिव कार्डियो नहीं कर सकता हूँ, मतलब कुछ बहाना भी बनाते हैं। पर एक ही सवाल रहता है कि कितनी एग्रेसिव या एक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, और क्या यंग भी या एडल्ट के आगे उम्र वाले भी जब जिम ज्वाइन करें तो कम से कम उसके पहले ब्लड प्रेशर उनका आवश्यक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और वास्तव में इन दिनों एक्सरसाइज को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं। तो एक तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है शुरू में कि किसी भी दवा की तरह व्यायाम या एक्सरसाइज भी एक दवा है जिसका एक डोज है। आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक दोनों आपके लिए अहितकारी है। तो अगर आपको उच्च रक्तचाप है या नहीं है, पहली बात तो ये कि हमको हर व्यक्ति को जांच करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह की, खासतौर से अगर नई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको जिम जाने का शौक लग गया है, दौड़ने का शौक लग गया है, कुछ नया स्पोर्ट खेलने का शौक लग गया है, तो मेहरबानी करके अपने पहले डॉक्टर से सलाह करें, बेसिक जांचें कराएं। और उन बेसिक जांचों में ब्लड प्रेशर की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर है और अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप साधारण जो भी रिकमेंडेड एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारे तरह के प्राणायाम कर सकते हैं, प्राय सभी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। बस जैसे मैंने कहा, आपका ब्लड प्रेशर की अधिकतर रीडिंग जो आपने घर में चेक करी है वो 130/80 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि कितनी एक्सरसाइज आपके लिए वाजिब है, तो उसका अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का उत्तर है 150 से 300 मिनट प्रति 150 to 300 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ये आपको करना है। अब प्रश्न उठता है कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है, तो उसका भी एक उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्योंकि ये मॉडरेट इंटेंसिटी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग हो सकती है। तो उसका जो एक कॉमन रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर किसी एक्सरसाइज करने के दौरान, डॉक्टर साहब अगर आप गीत गा सकते हो तो लाइट एक्सरसाइज है। अगर आप किसी एक्सरसाइज करने के दौरान पूरा वाक्य बोल सकते हैं कंफर्टेबली लेकिन गीत नहीं गा सकते हैं तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। और अगर किसी एक्सरसाइज के दौरान आप सिर्फ कुछ शब्द ही बोल सकते हैं और एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बोल सकते हैं तो ये स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज है या तेज गति की एक्सरसाइज है। तो जो अमेरिकन रिकमेंडेशन है वो है कि हमें मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब इतनी तेजी से चलें, इतनी तेजी से दौड़ें, इतनी तेजी से कोई भी ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करें कि आप गीत तो नहीं गा सकते पर आप एक वाक्य पूरा बोल सकते। दैट इज मैं कह रहे कि भाई वाक्य अपना पूरा बोल के उसमें बीच में हाफनी ना आए या ब्रेक ना आए। तो दैट गिव्स यू द मैक्सिमम बेनिफिट इन योर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्जेविटी। सो आउटलिव पुस्तक में पीटर आटिया ने इस चीज को अपने एक चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया कि जोन 2 एक्सरसाइज जो होती है जिसमें आपकी हार्ट रेट करीब 60% ऑफ योर मैक्सिमली प्रेडिक्टेड हार्ट रेट होती है, तो 220 माइनस एज इज योर MPHR, उसका करीब 60% हार्ट रेट पे अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करें तो दैट गिव्स यू मैक्सिमम बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी। अब इससे अधिक मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, कोई पुशअप लगाते हैं 60 बार 100 बार, तो उससे आप अपने फेसबुक पे अपना चित्र अच्छा दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी थोड़ा ईगो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे आप दीर्घायु नहीं हो रहे। सब इंडिविजुअल डिपेंडेंस है कि आप कितनी एक्सरसाइज करें पर बहुत एक्सेसिव न करें। क्या एक्सरसाइज के दौरान आजकल वॉचेस आ गई हैं, एप्पल वॉच है या दूसरी वॉचेस हैं जो पल्स रेट और कुछ तो बीपी भी बता देती हैं, बैंड्स आते हैं हेल्दी बैंड्स एंड दिस एंड दैट, तो क्या एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं जब अपनी पल्स रेट, उसमें पल्स रेट तो कम से कम मुझे लगता है सही देती है वो वॉचेस, हाँ, या तो वो देख लेना चाहिए कि कोई 170 180 190 ना जा रही है, वो 150 के आसपास ही रहे। बिल्कुल, मतलब आपकी बॉडी की ट्रेनिंग अभी इतनी ही हुई है कि 150 पे आपको रुकना पड़ेगा। आप जब बॉडी को ट्रेन कर लेंगे तो ज्यादा एक्सरसाइज पे भी 150 की हार्ट रेट रहेगी। अगर आप 170-80 पे कम एक्सरसाइज पे पहुंच रहे हैं मतलब आपकी बॉडी अभी ट्यून नहीं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो ये आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ाना है, और अगर आपकी हार्ट रेट एकदम से जंप कर रही है, इट जस्ट मीन्स कि अभी आपका फिटनेस लेवल उतना ठीक नहीं है।
तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने का तरीका जोन 2 एक्सरसाइज पे है। और मैं बहुत ज़्यादा सूर्य नमस्कार को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ। देखिए, एक्सरसाइज में 4 S शामिल होते हैं: स्टेमिना, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी। हम लोगों का अधिकतर ध्यान स्टेमिना या कार्डियो या मसल स्ट्रेंथनिंग पे जाता है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग मतलब डंबल्स करना, पुशअप, स्क्वाट, जिसमें आपकी मसल्स बनती है। स्टेमिना मतलब स्पोर्ट्स में दौड़ना करना, ये सब, ब्रिस्क वॉक करना, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना, ये स्टेमिना हो गया। लेकिन स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी, क्योंकि ये क्वांटिफाइबल नहीं है, क्योंकि ये आप काउंट करके लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमारा ध्यान कम जाता है। स्ट्रेचिंग कम करने से इंजरी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं देने से इंजरी ज़्यादा होती है। और अगेन पीटर आटिया कहते हैं स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। नए इलाजों में दवाइयाँ तो नहीं आई रही हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग एक्सरसाइज जिम ज़्यादा जाने लगे हैं, ये तो है ही। क्या कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिससे ब्लड प्रेशर एक कोई प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है? हाँ, तो कुछ मरीजों में, जैसे मैंने बताया, स्लीप एपनिया अगर है तो आप बाईपैप लगाएं या ENT की सर्जरी करें तो उससे आपका स्लीप एपनिया ठीक हो सकता है। इसी तरीके से कुछ मरीजों में कुछ ट्यूमर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर एडिनल ग्लैंड में ट्यूमर है तो उसको हटाएं। कुछ मरीजों के अंदर किडनी की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो हम, जैसे कि हार्ट की आर्टरी के अंदर एंजियोप्लास्टी, उसके एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो किडनी की आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है और उसकी वजह से अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है और क्रिएटिनिन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब कुछ ऐसे मरीज बचते हैं जो कि करीब 10 से 15% मरीज होते हैं, जिनमें आप तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको हम ब्लड प्रेशर की 4 दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उन 4 में से एक डायरेटिंग भी है। ऐसे मरीजों को हम टेक्निकली कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो हमने ये तय कर लिया कि वो मरीज अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, हमने ये तय कर लिया कि वो मरीज दवाइयाँ नियम से खा रहा है, ऐसा नहीं कि दवाई छोड़ रहा है, हमने ये तय कर लिया कि वो उसको और कोई ट्रीटेबल कॉज नहीं है, और फिर भी उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम नहीं हो पा रहा। तो इन मरीजों को हम कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। और ऐसे मरीजों के इलाज के एक संभावना के रूप में पिछले करीब 10 वर्षों से रीनल डिनर्वेशन करके एक प्रक्रिया अब उपलब्ध है, और ये रिलेटिवली आसान प्रक्रिया है। तो जैसे कि एक कैथेटर होता है जिसको हम किडनी की दोनों आर्टरीज के अंदर डालकर उनके अंदर 5-5 या 8-8 जगहों पर कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं और नसों को जला देते हैं। एग्जैक्टली। तो उससे कि जो रीनल आर्टरीज थे, ऐसी नर्व्स, उनको मैं नर्व्स एंडिंग कहता हूँ, ऐसी नर्व्स वहाँ की ख़त्म हो जाती है कि वो रिफ्लेक्सली हमारे ब्लड प्रेशर को आगे नहीं बढ़ाती है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब हम ये प्रोसीजर करते हैं उसी दौरान हमें पूरा पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या है। तो ये तो फ्यूचर बताता है कि ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो ये छोटा सा कैच है। दूसरा, इस वक्त ये थोड़ा महंगा है, तो इसमें करीब 5 से 8 लाख रुपए का खर्चा, जो कि कुछ मेडिक्लेम वाले अप्रूव कर रहे होते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन फिर भी लोगों को अपनी ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये एक ऑप्शन है जो कि बहुत सुरक्षित है, इसमें किसी तरह की कोई खतरे की संभावना नहीं है, इसमें कोई ऑपरेशन वाली बात नहीं होती, बेहोश नहीं करते, कोई टाका वाका नहीं दिया जाता है, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। और ये इंदौर में भी उपलब्ध है। तो ये इस तरह की एक संभावना है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 4-5 दवाइयाँ खाने के बावजूद भी 140/90 से कम नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ऋण के इस बारे में सलाह लेना। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ज़्यादा रहने के कारण डैमेज हो सकते हैं, और उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, और उनको कैसे बचने से रोका जा सकता है? तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया दोस्तों। अधिकतर लोग बाग ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर मतलब दिल, और मैं आपको बता दूं ये बात सही है कि ब्लड प्रेशर का असर दिल पे पड़ता है, लेकिन आप ये ना भूलें कि आपके शरीर में कुछ और भी ऐसे अंग हैं जो कि उच्च रक्तचाप की वजह से धीरे धीरे डैमेज हो सकते हैं, और आपका पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ अपने दिल की तरफ ही सीमित रहकर आप ये बड़ी गलती कर सकते हैं। तो उसमें से जो प्रमुख 3 ऑर्गन्स जो आपको ध्यान देने हैं, उनमें से एक है आपका दिमाग, मस्तिष्क, एक है आपकी आंखें, और तीसरा है आपकी किडनीज। तो दिमाग के लिए तो आपका डॉक्टर आपको सलाह करके
बता सकता है कि आपके दिमाग में कुछ लक्षण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपको भी पता पड़ जाता है। किडनी का भी, किडनी के कुछ डॉक्टर कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपको एक नॉर्मल पोजीशन बता देता है। लेकिन आंखें और खासतौर से रेटिना एक ऐसी चीज़ है जो कि ना आप अर्ली स्टेज में पकड़ सकते, और आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसे भी कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि रेटिना के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। पहले एक नॉर्मल फिजिशियन जो थे वो रेटिना भी आँखों का अपने मरीजों का देखने में ट्रेनिंग होती थी उनकी, और वो देख भी लिया करते थे। अब आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर, एक सामान्य डॉक्टर, लोगों की आंखों की जांच नहीं करता। तो इसलिए ये एक ज़रूरी बात है कि जैसे कि हम अपना एक नॉर्मल चेकअप कराने जाते हैं, तो इस तरह से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो कम से कम वर्ष में एक बार आप अपने शहर के अंदर किसी रेटिना के डॉक्टर को ढूंढें और अपने रेटिना की जरूर से जांच कराएं, ताकि उससे भी आपको जागरूकता फैले कि इसका असर मेरे रेटिना पे पड़ना शुरू हो गया है। तो एक तो डॉक्टर आपको इलाज कर सकता है, और दूसरा आपको और अपना ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में। तो ब्लड प्रेशर के मरीज को साल में एक बार हार्ट की जांच, आंखों की जांच और किडनी की जांच ये करा लेनी। बिल्कुल, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ जो जागरूकता की बात है वो रेटिना की या आंखों की जांच की बात है, क्योंकि वो एक आपका साधारण जो डॉक्टर फिजिशियन है वो उसको ना मिस कर रहा है। नहीं, वो हमेशा मिस कर ही करता है, मिस कर। तो अगर कुछ ना भी हो तो भी हर साल करा लेनी चाहिए। और यदि कुछ आंखों में धुंधलापन या सडनली एक तरफ का आंख से दिखने बंद हो जाना, ऐसा कुछ हो, जरूर वो ब्लड प्रेशर से आंखों पे इफेक्ट हो सकता है, और अपने डॉक्टर से संपर्क। और इस बात की बहुत एविडेंस है कि जब आंखें पे असर पड़ना शुरू हो जाता है तो ऑलरेडी हार्ट और ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ असर पड़ना भी शुरू हो चुका है। और ये बहुत आसानी से देखने वाली, बहुत आसानी से जांच करने वाली चीज़ है, जिससे कि आपको इनडायरेक्टली पता पड़ सकता है कि अरे आपका ब्रेन और आपका हार्ट, इन दोनों का भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड वेसल्स ही दिखती है, एक्चुअली इट्स अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उसको देखने के लिए सबसे अच्छा रेटिना का फोटो है। मुझे तो लगता है कि एक फोटो रेटिना का हर को लेके रखना चाहिए, ताकि फॉलोअप में उसकी वेसल्स कैसी थी उसका, और वो एक रिफ्लेक्शन है बाकी की सर्कुलेशन का, आपकी बॉडी का, जो कि बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप आज यहाँ आए, सबको ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर राजेश जैन, मैं समझता हूँ कि ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इतने वर्षों बाद मैं आपके साथ में इस तरह से बैठ के और हम लोग जनरल पब्लिक के लिए कुछ बात। सर, यदि आपके परिवार में ब्लड प्रेशर है, माता पिता या बड़े भाइयों में या किसी को, तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आपको नियमित रूप से दवा लेना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल जैसे सब डिस्कशन किया है चेंज करनी चाहिए, और दूसरे अंगों की हर साल जांच करती रहना चाहिए, ताकि उन पे बुरा प्रभाव ना पड़े, और अगर पड़ना चालू हो तो उसे रोका जा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे विश्वास है आज का ये एपिसोड ब्लड प्रेशर पे आपको पसंद आया होगा। इसकी सारी बातें आप ध्यान में रखें, अपने जीवन में लाएं, और अपने जीवन को अच्छा जीवन बनाएं, सारे ऑर्गन्स को बचा के रखें ताकि आप लंबा जीवन जी सकें। हमारी चैनल पे बने रहिए। अगले एपिसोड्स में हम कुछ ऐसी ही बीमारियों के बारे में अधिक ज्ञान लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।